ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान निर्माण के 75 वर्षों के पश्चात भी, शिक्षा का अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन करने के पश्चात भी, यदि राज्य गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकता, तो राइट टू एजुकेशन में, शिक्षा के अधिकार में 3 अधिकार अवश्य सम्मिलित करें। राइट टू इंडिजिनियस नॉलेज, राइट टू ट्रू हिस्ट्री, राइट टू कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज। अब हम राइट टू ट्रू हिस्ट्री का समापन करके अपने अगले अधिकार राइट टू अंडरस्टैंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर प्रकाश डालते हैं। यदि हम इस तथ्य को सामाजिक, राजनैतिक, वैधानिक दृष्टि से स्वीकार करते हैं कि हम एक रिलीजियस डाइवर्स राष्ट्र हैं अथवा राज्य हैं, हम एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम एक ऐसा समाज है जो प्लूरलिस्टिक है, हम एक ऐसा राष्ट्र है जिसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है, तो यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र है जिसके इतिहास में विभिन्न मान्यताएं, विभिन्न पंथ, विभिन्न दर्शन सदैव से रहे हैं, तो क्या उन्हीं विभिन्न मान्यता, उन्हीं विभिन्न दर्शन, उन्हीं विभिन्न पंथों को अध्ययन करने का अधिकार हर नागरिक को नहीं मिलना चाहिए? क्या राइट टू कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी नहीं होना चाहिए? यही राइट टू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी हमारा राइट टू अंडरस्टैंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मूलभूत आधार है। हमें यह तथ्य बिल्कुल अपने स्मृतिकोश से लोप नहीं होने देना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 25 हमें राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, प्रोफेस रिलीजन देता है। और यदि हम यह मानते हैं कि हमारी सोसाइटी प्लूरलिस्टिक है, रिलीजियसली डाइवर्स है, तो क्या एक नागरिक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की मान्यताएं, पंथ, दर्शन को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है? यदि नहीं किया जा सकता, तो क्या राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि वो भिन्न भिन्न मान्यता, भिन्न भिन्न पंथ, भिन्न भिन्न दर्शन जो कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का आधार है, उनका अवलोकन कर अपनी निजी नैतिकता का निर्धारण कर सके? वो यह तय कर सके कि उसकी निजी व्यक्तिगत नैतिकता के लिए श्रेष्ठतम क्या है? कौन से दृष्टिकोण ऐसे हैं जो किसी पंथ के श्रेष्ठ हैं? कौन से दृष्टिकोण ऐसे हैं जो उसकी निजी नैतिकता के लिए निकृष्ट हैं? कौन से दृष्टिकोण ऐसे हैं, कौन से वैचारिक मतभेद ऐसे हैं जिनका उपयोग करके वह एक समीक्षक की भांति सबका अवलोकन कर सकता है? क्या राइट टू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज को राज्य के पाठ्यक्रम का भाग ना बनाकर हम यह नहीं कह रहे हैं कि संविधान निर्माताओं का राइट टू रिलीजन से सिर्फ तात्पर्य यह था कि जिस परिवार में वह जन्म ले उसी परिवार की मान्यता, दर्शन को मानने के लिए वह बाध्य हो? क्या इसे ही लोकतंत्र में इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फ्री विल कहा जाएगा? यदि इसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट अथवा फ्री विल कहना जटिल है, तो क्या इस बात पे ही स्वयं प्रश्न नहीं उठता कि क्या हम सच में प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, रिलीजियस डाइवर्स नेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन वास्तविकता में है भी, या ये भ्रमात्मक शब्दावली है? क्या कोई ऐसा राष्ट्र जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हो, लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को मानता हो, वह वैचारिक स्वतंत्रता का उद्घोष कर सकता है, राइट टू डिसेंट का उद्घोष कर सकता है, बिना नागरिक को अवसर दिए कि वह विभिन्न मान्यताओं का अध्ययन कर सके और अपनी निजी नैतिकता में श्रेष्ठतम चयन कर सके? क्या संविधान अथवा विधान में राइट टू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी का अभाव केरला स्टोरी का एक प्रमुख कारण नहीं है? यदि पीड़िता को धर्म का ज्ञान होता और दीन का ज्ञान होता, तो क्या उसे उस प्रश्नों के उत्तर पता नहीं होते जिन प्रश्नों के कारण उसे ब्रेन वॉश किया गया था? जिन प्रश्नों के उत्तर उसे पता ना होने के कारण उसे यह कहा गया था कि तुम्हारे पंथ के विचार हमारे पंथ के विचार से निकृष्ट हैं, वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारे देवी देवता तो वनरेबल है। यदि आपके मन में यह शंका है कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी हमारे व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित थोड़ी करती है, वह व्यक्तित्व पर प्रभुत्व थोड़ी स्थापित करती है, उसकी तो बड़ी सीमित सीमा होती है, वह तो हमारे सामाजिक जीवन में कोई विशेष प्रभाव भी नहीं डालती, वह तो हमारे घर के कुछ सीमित क्रियाकलापों जैसे कि पूजा पाठ, त्योहार मनाना इत्यादि तक ही सीमित रहती है। इसका उत्तर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। सर्वप्रथम हमें यह अवलोकन करना होगा कि मनोविज्ञान की दृष्टि रिलीजियस आइडेंटिटी के प्रति क्या है। दूसरा, हमें यह समीक्षा करनी होगी कि किस प्रकार वह रिलीजियस आइडेंटिटी उसके व्यक्तिगत निजी जीवन एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। तीसरा, हमें इस बात का अवलोकन अवश्य करना होगा कि किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इस तथ्य पर विचार करें कि मनोविज्ञान की दृष्टि रिलीजियस आइडेंटिटी पर क्या है, तो सर्वप्रथम हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि मनोविज्ञान इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके समाज, उसके परिवार, उसकी सराउंडिंग्स, उसके इन्वायरमेंट से ही पोषित होता है। तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आइडेंटिटी हमारे व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी का आधार है। भारतीय दर्शन की दृष्टि में इसी को अहम कहा जाता है।
जैसी पर्सनैलिटी होगी, जैसी आइडेंटिटी होगी, वैसा ही दृष्टिकोण होगा, परसेप्शन होगी। जैसा दृष्टिकोण होगा, परसेप्शन होगी, वैसा आचरण होगा, वैसा एटीट्यूड होगा, वैसा कंडक्ट होगा। यदि यह कहा जाए यथा अहम तथा दृष्टिकोण, यथा दृष्टिकोण तथा आचरण, तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह वाक्य अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य को उजागर करता है। यही अहम हमारी व्यक्तिगत नैतिकता का निर्धारण करता है। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या वर्चू है, क्या सिन है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या डू है, क्या डोंट्स है। इस निजी नैतिकता का निर्धारण, इस निजी शिष्टाचार का निर्धारण, इस मोरालिटी का निर्धारण, इस एथिक्स का निर्धारण यह आइडेंटिटी अहम ही करता है। और यदि यह आइडेंटिटी इस पर्यावरण में पोषित हो जिसका आधार रिलीजन है, तो ऐसे पर्यावरण से पोषित आइडेंटिटी का आधार सिर्फ और सिर्फ रिलीजन होगा। वह राइट, रॉन्ग, डूज, डोंट, वर्च्यू, सिन, पाप, पुण्य सब का निर्धारण रिलीजन के आधार पर ही करेगी। इसमें यह भी सम्मिलित है कि यदि एक व्यक्ति रिलीजियस सोसाइटी में रहता है और वह अपनी निजी नैतिकता का निर्धारण रिलीजन के आधार पर नहीं करता, तो उसमें उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और वह कीमत क्या होती है, इसका निर्धारण स्वयं वही रिलीजन करता है। वह ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, वह इस विरोध को किस प्रकार कर सकता है, इसका निर्धारण भी रिलीजन ही करता है। इसी को सोशल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। समाज व्यक्ति की आइडेंटिटी का निर्धारण करता है, वह उसके हर दृष्टिकोण का भी निर्धारण करता है। वह यह निर्धारित भी करता है कि किस प्रकार उसका स्त्री के प्रति दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति से जिसका पर्यावरण भिन्न है उससे भिन्न हो सकता है। उसकी आइडेंटिटी उसके विभिन्न विषयों के प्रति दृष्टिकोण का भी निर्धारण करती है। उसका स्त्री के प्रति, पशु के प्रति, पर्यावरण के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, इसका निर्धारण भी वह रिलीजियस आइडेंटिटी कर सकती है। उसका राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राज्य के कर्तव्यों के प्रति, राज्य के अधिकारों के प्रति, राज्य का मूलभूत आधार नागरिकता के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण होगा, इसका निर्धारण भी रिलीजन कर सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उस रिलीजियस आइडेंटिटी के अधीनस्थ होता है, क्योंकि वह रिलीजियस आइडेंटिटी उसकी दूसरी सारी आइडेंटिटीज पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। और यदि किसी भी प्रकार का दो आइडेंटिटीज में विरोधाभास हो, तो वह रिलीजियस आइडेंटिटी की नैतिकता का ही अनुगमन करता है। संभवतः यही कारण होता है कि जब रिलीजन आपकी डोमिनेंट आइडेंटिटी बन जाती है, तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की संभावना समाज में अवश्य ही बनती है, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को रिलीजन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और वो आइडेंटिटी जहां जहां समान होती है उन लोगों के साथ आप अपने आप को जोड़कर देखते हैं, जिससे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का उद्गम होता है। और इसमें, इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में किसी राज्य की, किसी भूखंड की सीमा नहीं रहती है। आप संभवतः एक शब्दावली से अवश्य परिचित होंगे, एथिकल डिलेमा। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसको एथिकल डिलेमा कहा जाता है। परंतु एथिकल डिलेमा की परिभाषा क्या होगी? क्या इसका निर्धारण भी हमारी आइडेंटिटी नहीं कर सकती है? कौन सी परिस्थिति एथिकल डिलेमा होगी, कौन सी परिस्थिति एथिकल डिलेमा नहीं होगी, इसका निर्धारण भी तो रिलीजियस आइडेंटिटी कर सकती है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रश्न संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के ऊपर उठते हैं, पर प्रश्न किस दृष्टिकोण से उठते हैं? प्रश्न इस दृष्टिकोण से उठते हैं कि उन्होंने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन किया है अथवा विधान की सीमाओं का उल्लंघन किया है। परंतु यदि उनके दृष्टिकोण से सोचा जाए तो यह भी संभव है कि उनके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन नहीं है। उनके लिए बड़ा स्पष्ट है कि उन्हें कौन सी नैतिकता का पालन करना है, संवैधानिक अथवा पंथीय नैतिकता। तो यह प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है कि यदि रिलीजियस आइडेंटिटी डोमिनेट करने लगे, तो वह तो राज्य की कर्तव्यनिष्ठता में भी बाधा बन सकती है, वह तो राष्ट्रीय सुरक्षा के समस्याओं का उद्गम भी कर सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार की संभावनाओं को मिथ्या भाषण कहा जाता है, तो वह वक्तव्य स्वयं में मिथ्या भाषण होगा एवं तथ्यात्मक नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जिन्हें हम टू-नेशन थ्योरी कहते हैं, और उसकी परिणति पार्टीशन हुई, इनके पीछे किस प्रकार की रिलीजियस आइडेंटिटी कार्यरत थी, क्या इस पर अवलोकन नहीं होना चाहिए? यहाँ पर हमें इस रिलीजियस आइडेंटिटी की समीक्षा नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के समानांतर करने की अत्यधिक आवश्यकता है। हो सकता है यहाँ पर नेशन स्टेट के तथ्य को उजागर करना आपको इररिलेवेंट लगे, लेकिन नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट का रिलीजियस आइडेंटिटी से बहुत ही गूढ़ संबंध है। जिस प्रकार की मैंने अभी चर्चा की और यह बताया कि किस प्रकार से रिलीजियस आइडेंटिटी की कोई सीमा नहीं होती, वह राज्य राष्ट्र के प्रति सुरक्षा के समस्याओं को उजागर कर सकता है, उसी प्रकार से नेशन स्टेट के दृष्टिकोण से हमें रिलीजियस आइडेंटिटी को अवश्य समझना चाहिए। नेशन स्टेट क्या होता है? सर्वप्रथम हम इसे समझें। लेमैन भाषा में, सामान्य व्यक्ति की भाषा में, राष्ट्र
की जो व्यवस्था है जिसे हम राज्य कहते हैं उसी को स्टेट कहा जाता है। पाश्चात्य जगत के विचारक नेशन को एक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जहां समान भाषाएं, समान ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समान धारणाएं, समान मान्यताएं हो। किंतु भारत की यथास्थिति इससे भिन्न है। यह तथ्य कोई छुपा हुआ नहीं है। पाश्चात्य जगत में, यूरोप में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैथोलिक चर्च के विरोध में आया था। पाश्चात्य जगत में नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के कारण लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह भी तथ्य कोई मिथ्या नहीं है कि वहां पर यह कॉन्सेप्ट कैथोलिक चर्च के विरोध में आया था, उस कालखंड में आया था जिस कालखंड को रिनेसा एनलाइटनमेंट कहा जाता है। नेशन स्टेट का मूलभूत आधार सिटीजनशिप अथवा नागरिकता है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यह प्रिज्यूम करता है कि नागरिकता की आइडेंटिटी हमारी सारी अन्य आइडेंटिटीज पर प्रभुत्व स्थापित कर देगी और हमारा सामाजिक जीवन किसी भी प्रकार से रिलीजियस आइडेंटिटी से प्रभावित नहीं होगा। और इसी कारण से नेशन स्टेट का आधार सिटीजन है और उस सिटीजन को कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं संविधान द्वारा। यही बाहुल्य यूरोपियन कंट्री के राज्य का आधार है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उन यूरोपियन संविधान में व्यक्ति के अधिकार को अधिक महत्व दिया गया है जिनका आधार नागरिक है, किंतु कलेक्टिव राइट्स अथवा सामूहिक अधिकारों को न्यूनतम महत्व दिया गया है। यहां तक कि यूरोपीय संविधानों में आपको सामूहिक राइट्स का एक भी प्रावधान संभवतः ना मिले। सामूहिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में रखने का स्पष्ट अर्थ है कि उस समूह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को वैधानिक रूप संविधान प्रदान करता है। उसी रिलीजियस आइडेंटिटी को, जिस रिलीजियस आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे कि वह नागरिकता पर भी प्रभुत्व स्थापित कर सकती है अगर डोमिनेंट हो तो। अब इसको सामान्य रखते हैं अपने भारत के संविधान से। अब एक बार भारत के संविधान का तुलनात्मक दृष्टि से अवलोकन करते हैं यूरोपीय संविधान के समानांतर। भारत में जनसांख्यिकी भिन्न है, यह तो तथ्य है। भारत की जनसांख्यिकी बहुपंथीय है, यह तथ्य है। संविधान ने रिलीजियस आइडेंटिटी की संभावना से युक्त विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए हैं, जिसमें नागरिकों के अधिकार भी हैं, सामूहिक अधिकार भी हैं। इसमें प्रथम अधिकार है नागरिक का, जिसे अनुच्छेद 25 में विदित किया गया है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, प्रोफेस रिलीजन। यह नागरिक का अधिकार है। यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी, यदि कोई ये माने कि रिलीजियस आइडेंटिटी उसकी घर के कुछ सामान्य क्रियाकलापों तक ही सीमित रहेगी, तो यहाँ पर वैधानिक रूप से उसे ऐसी संभावना से युक्त किया गया है कि वह सामाजिक जीवन पे भी प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट भी एक राइट है जिसे आप सामाजिक जीवन पे कर सकते हैं। यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह राइट कई सारी सीमाओं से बंधा है। उसमें एक सीमा तो यह भी है कि दूसरे मूलभूत अधिकारों से इसका क्रम नीचा है, क्योंकि यदि दूसरे मूलभूत अधिकारों का हनन होगा तो भी इस अधिकार का उपयोग सामान्य नागरिक नहीं कर सकता है। राज्य के पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी जैसे विषय तो हैं ही जिनके कारण राज्य इन्हें बाधित कर सकता है, परंतु दूसरे के मूलभूत अधिकारों का भी यदि ये हनन करे तो भी राज्य इस पर सीमाएं तय कर सकता है। अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त अधिकार का एक सूक्ष्म परंतु केंद्र बिंदु यह भी है कि वह अधिकार सिर्फ नागरिकों तक सीमित नहीं है, वह अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है। और यहाँ पर यह ध्यान दें कि कानून की परिभाषा में व्यक्ति सिर्फ जीवित मनुष्य तक सीमित नहीं होता है। देवी देवताओं की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात वह एक जीवित प्राणी माने जाते हैं वैधानिक परिभाषाओं में, परंतु मॉस्क या चर्च पर्सन नहीं होती है। इस बात की व्याख्या कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कर चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में अनुच्छेद 25 का उपयोग करता है तो कई प्रकार के अन्य अधिकार उसके लिए सहायक होंगे, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रिलीजन की प्रशंसा से लेकर तुलनात्मक अध्ययन से लेकर आलोचना तक इसी अधिकार का उपयोग नागरिक करता है। यदि समान रिलीजियस आइडेंटिटी के व्यक्ति एक संघ अथवा एसोसिएशन बनाना चाहें तो वह अधिकार भी संविधान अनुच्छेद 19 ही उसे प्रदान करता है। यदि समान रिलीजियस आइडेंटिटी के व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर रिलीजन की सामूहिक अभिव्यक्ति करना चाहे तो वह अधिकार भी अनुच्छेद 19 ही उन्हें प्रदान करता है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। वो किसी भी प्रकार की सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है, वो किसी त्योहार की सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है, वो किसी राज्य द्वारा लिए गए कानूनों के निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन की सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है, वो किसी अन्य प्रकार की सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है। यदि कोई रिलीजियस आइडेंटिटी का व्यक्ति अपने रिलीजन के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे राज्य क्षेत्र में अथवा प्रादेशिक इकाई में स्थायी निवास करना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भी संविधान करता है। यदि वह नागरिक अकेले ये कार्य करना चाहता है तो वह अपने नागरिक के अधिकार का उपयोग करेगा। यदि कई नागरिक किसी सामूहिक रूप में यह कार्य करना चाहते हैं तो वह भी अपने नागरिक के अधिकारों का उपयोग करेंगे। परंतु यह स्मरण रहे कि जितने भी अधिकार अभी मैंने बताए वो सारे के सारे अधिकार निरंकुश नहीं है। राज्य उस पर अंकुश लगा सकता है। संविधान में कई आधार उन पर अंकुश लगाने के दिए गए हैं।
अनुच्छेद 19 में ही सिर्फ अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज अनुक्रमित करता है अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकारों को, किंतु 19 क्लॉज 2 से लेकर 19 क्लॉज 6 तक सिर्फ उन अधिकारों पर लगे अंकुशों का ही वर्णन है। राज्य उन सारे अंकुशों का उपयोग कर सकता है विधान निर्माण के समय। यदि हम संविधान में प्रदत्त सामूहिक अधिकारों का विश्लेषण करें तो 3 अधिकार प्रमुखतः दृष्टिगोचर होते हैं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26 का अधिकार रिलीजियस डिनोमिनेशंस को दिया गया है। अनुच्छेद 26 हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को कुछ अधिकार देता है, साथ ही साथ उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के किसी विशिष्ट वर्ग को भी वही अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी मित्तल केस में एक टेस्ट लेट डाउन किया है, जिसमें 3 घटक हैं जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है या नहीं। वो क्या है? कॉमन फेथ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंक्टिव नेम। सामान्यतः मंदिर, मठ, चर्च, मदरसे, सब रिलीजियस डिनोमिनेशन। अनुच्छेद 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को 4 प्रकार के अधिकार देता है। पहला, सामाजिक जीवन पे संस्थागत रूप से अपनी अभिव्यक्ति करने का, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। पहले जो हमने टेस्ट में कहा था कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का पहला अधिकार इस बात की पुष्टि करता है कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वे स्थापित कर सकते हैं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वे स्थापित कर सकते हैं एवं उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। दूसरा अधिकार अति व्यापक है। दूसरा अधिकार है टू मैनेज इट ओन अफेयर्स इन अ मैटर ऑफ रिलीजन। आज टेम्पल इकोनॉमी की कई बार सामाजिक रूप से चर्चा होती है। वो टेम्पल इकोनॉमी क्या थी? टेम्पल एक बैंक के रूप में भी एक्ट करता था, टेम्पल गुरुकुल भी होता था, टेम्पल्स में आकस्मिक निधि, आकस्मिक कोष, जो भी आप इसे परिभाषित करें, कंटीजेंसी फंड भी होता था। परंतु आज के मंदिर में यह सारे क्रियाकलाप बहुत ही संकुचित हो गए हैं। कई मंदिरों में तो इनका अभाव है, कई मंदिरों में बहुत संकुचित रूप में हो रहे हैं, पर उन्हें टेम्पल इकोनॉमी कहना संभव नहीं है। परंतु ये जो अधिकार है टू मैनेज इट ऑन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, अगर इसकी शाब्दिक व्याख्या की जाए तो यह बहुत ही व्यापक है। तीसरा और चौथा अधिकार संपत्ति का है। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास ये अधिकार है कि वह चल संपत्ति का अर्जन कर सकती है, उसका स्वामित्व ले सकती है, उसका प्रबंधन कर सकती है। इस अधिकार पर राज्य 3 प्रकार की सीमाएं निर्धारित कर सकता है। पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है मोरालिटी, तीसरा है, यहाँ पर एक विषय उल्लेखनीय है कि सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 25 में एक सीमा है सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स, वो सीमा यहाँ पर नहीं है। अनुच्छेद 29 का अधिकार इस प्रकार है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयरऑफ having a distinct language, script or culture of its own shall have a right to conserve the same। यहाँ पर 3 प्रमुख आधार हैं जो संरक्षण करने का अधिकार देते हैं किसी भी नागरिक के विशेष समूह को। भाषा, लिपि, संस्कृति। हाँ, यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कल्चर जो शब्दावली है, यदि उसका व्यापक व्याख्या करें तो उसमें भाषा, लिपि दोनों ही आ जाते हैं, परंतु भाषा और लिपि को स्पष्ट रूप से संविधान निर्माताओं ने उल्लेखित किया है एवं संविधान निर्माताओं ने कल्चर अथवा संस्कृति की शब्दावली को परिभाषित न करते हुए राज्य के आगामी कार्यवाहकों पर यह जिम्मेदारी छोड़ी है कि वह उसे परिभाषित करें। यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अनुच्छेद 29 एक प्रकार से निरंकुश अधिकार भी कहा जा सकता है। कारण यह है कि यहाँ पर कोई भी सीमा संविधान निर्माताओं ने नहीं बताई है। यहाँ पर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और टू अदर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पार्ट 3 ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है। इसी प्रकार की भाषा शैली अनुच्छेद 30 में भी देखने को मिलती है। इसी के साथ जो तीसरा राइट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, वो माइनॉरिटी राइट्स हैं जो पूर्ण रूप से कलेक्टिव राइट्स हैं और सिर्फ माइनॉरिटी जिनका आधार रिलीजन और लिंग्विस्टिक अर्थात लैंग्वेज है, उन माइनॉरिटीज़ को यह अधिकार देता है कि वह अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं, उन शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं, उस शिक्षण संस्थानों की संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। अब जब यह स्थापित हो गया है कि संविधान स्वयं सामाजिक जीवन में रिलीजियस आइडेंटिटी को बाध्य नहीं करता है, अब जब यह स्थापित हो चुका है कि संविधान स्वयं एक वैधानिक रूप देता है रिलीजियस आइडेंटिटी को सामाजिक जीवन में प्रभावित करने का, तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या तब भी इस अवस्था में भी जब सामाजिक जीवन को रिलीजियस आइडेंटिटी प्रभावित करती है, क्या तब भी एक नागरिक को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी कर सके, वह यह ज्ञान कर पाए कि किस प्रकार से पंथ के सदस्य होने के कारण उसका दृष्टिकोण राज्य, समाज अथवा परिवार के प्रति भिन्न हो सकता है, वह इस बात को वैचारिक रूप से समझ पाए कि कुछ विचारकों का मत कि एक विशेष वर्ग की जनसांख्यिकी बढ़ने से किसी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा विपत्ति का उद्गम हो सकता है, क्या इसमें कोई प्रमाणिकता है, क्या इसका कोई रिलीजियस आइडेंटिटी का आधार है, क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार है। तो
इसका निवारण, इसका मिथ्याकरण सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी से ही होगा। यदि आप इसको नहीं पढ़ाएंगे तो व्यक्ति, यदि आप कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज का अध्ययन अपने पाठ्यक्रम में नहीं कराएंगे तो एक व्यक्ति उन भ्रामक दुष्प्रचार को भी खंडित करने के योग्य नहीं होगा जो विशेष पंथों के लिए किए जाते हैं, जो विशेष पंथों के विरोध में होते हैं। तो हमें इस बात का सूक्ष्म रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट टू कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज में हमें उन पंथों के मूलभूत सिद्धांतों को यथारूप में पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी व्यक्ति विशेष की पुस्तक को एनसीईआरटी में अध्याय के रूप में पढ़ाया जाए। हमें उन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए जो रिलीजन में है, तो मूलभूत सिद्धांत है उस पंथ के दर्शन का। किसी एक व्यक्ति विशेष की व्याख्या सर्वोपरि कभी नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक मत होता है। इस प्रकार के विभिन्न मत होंगे जिन्होंने व्याख्याएं दी होंगी उस पुस्तक पे जो पंथ का रिलीजियस टेक्स्ट है। तो यदि हमें कुरान के कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है, यदि हमें होली बाइबल के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है, तो हमें उसे यथारूप में प्रस्तुत किया जाए। उन सिद्धांतों को उन वर्सेस अथवा आयतों के साथ यथारूप में भी प्रस्तुत किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी एक पंथ के